सर हाँ, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि सर कि आप लोग पिछला क्लास अभी तक बहुत अच्छा से पढ़े होंगे। हाँ, क्योंकि आज बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको आज बताने वाले हैं। और तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा तरीका से आपका कंसेप्ट चल रहा होगा, बहुत अच्छा तरीका से पढ़ भी रहे होंगे। समझ गए? तो आज का क्लास सर स्टार्ट करते हैं। हाँ चलिए, क्या देखा है क्वेश्चन? हाँ, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर नॉट परपेंडिकुलर। चलिए ठीक है, नहीं परपेंडिकुलर है। एंड सी एंड डी, और साथ ही साथ सी एंड डी भी परपेंडिकुलर नहीं है। और टू वेक्टर सेटिस्फाइंग, ये सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, दो वेक्टर ऐसा है जो बी क्रॉस सी और बी क्रॉस डी बराबर है। एंड ए डॉट डी इक्वल टू 0 दे रखा है। देन डी पूछ रखा है, डी के बारे में पूछ रखा है। अच्छा, आज के बाद याद रखिएगा हमेशा कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस अगर बराबर है, जैसे क्या दे रखा है कि बी क्रॉस सी और बी क्रॉस डी, समझ गए? क्या है कि दो वेक्टर का क्रॉस क्या है, बराबर है, और दोनों में से कोई एक वेक्टर क्या है, कॉमन है। तो वो जो इक्वेशन है रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म। समझ गए? इसको लिख लीजिएगा, जो बोले वो भी लिख लीजिएगा। चाहिए तो आप खोपचे में हिंदी से लिख लीजिएगा। जो भी आपको कुछ समझ में आ रहा है ना कि नहीं ये लिखना चाहिए, उसको हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख डालो, संस्कृत में लिख डालो, जैसे लिख डालना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट बात लगता है। क्या बोल रखे कि दो वेक्टर का क्रॉस अगर बराबर है और उन दोनों में से कोई एक कॉमन वेक्टर है, जैसे रहता मान चलिए कि बी क्रॉस सी इज इक्वल टू डी क्रॉस ई। इसमें कोई बराबर दो वेक्टर का क्रॉस तो बराबर है बट इक्वल नहीं है, समझ गया? सॉरी, बट कॉमन वेक्टर नहीं है, तो वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ऐसे फिलहाल क्या होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कि दो वेक्टर का क्रॉस क्या है, बराबर है और एक कॉमन वेक्टर है, इसलिए क्या हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म। समझ गए बात को? इसको देखिए सॉल्व कैसे, इससे कोई तरीका नहीं है, बस हाँ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हाँ ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। और वेक्टर डी आपको क्या बोल रखा है निकालने के लिए, तो हम लोग यहां से क्या करते हैं कि बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस डी इज इक्वल टू 0 लिख डालें। अच्छा, आपको यहां से समझ में आ रहा कि बी कॉमन आएगा। अच्छा, बी अगर कॉमन आएगा तो प्री आएगा कि पोस्ट आएगा? प्री आएगा। हाँ, कि इस तरफ से मल्टीप्लाई है ना, अगर इस तरफ से मल्टीप्लाई रहता तो पोस्ट आता। हाँ, तो क्या आ जाएगा, बी को कॉमन लेकर क्या कर लिए, c माइनस डी इज इक्वल टू 0। अच्छा, c माइनस डी एक वेक्टर होता है। अच्छा, कि दो वेक्टर का क्रॉस, ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर, हाँ c माइनस डी एक वेक्टर, अगर दो वेक्टर का क्रॉस 0 आ रहा है, इसके मतलब कि दोनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है। समझ रहे बात को? इससे क्या लिख सकते हैं कि b पैरेलल टू c माइनस डी। समझ गए? देयरफॉर वेक्टर b इज इक्वल टू लेम्डा टाइम्स वेक्टर c माइनस डी। समझ गए बात को? तो इसके मतलब हमको डी वेक्टर निकालने के लिए बोल रखा है, तो क्या लिखते हैं, वेक्टर b इज इक्वल टू लेम्डा c वेक्टर माइनस लेम्डा डी वेक्टर। इसको इस तरफ लेते हैं आज, तो क्या लिख सकते हैं, वेक्टर b माइनस लेम्डा वेक्टर c इज इक्वल टू माइनस, ये इस तरफ से माइनस कॉमन ले लें और कैंसिल भी कर देते हैं माइनस को, तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन लेते हैं, लेम्डा c वेक्टर माइनस d वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेम्डा डी वेक्टर। डी को लेम्डा को डिवाइड कर दें तो डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेम्डा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, लेम्डा। तो डी वेक्टर इक्वल टू अपना क्या बन गया, सी वेक्टर माइनस 1 बाई लेम्डा बी वेक्टर। लिख लें, समझ में आ रहा बात को? अच्छा, अब क्या लिख सकते हैं, डी वेक्टर इज इक्वल टू हाँ सी वेक्टर माइनस के टाइम्स बी वेक्टर। समझ रहे हैं ना, के 1 बाई लेम्डा कोई कांस्टेंट के हो जाएगा। इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। अब क्या होगा, क्या डी का आंसर आ गया? नहीं, अभी भी एक के क्या है, कांस्टेंट है जिसका वैल्यू निकालना जरूरी है। इसको यहाँ पुट कर देंगे तब इसका आंसर बोला जाएगा कि आ चुका है। अच्छा, देन क्या बोल रखा है कि एक कंडीशन और क्या दे रखा है कि ए डॉट डी इज इक्वल टू क्या है आपका 0। ए डॉट जी डी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर डी का वैल्यू रख दें। हाँ, डी का वैल्यू यहाँ रख दें, हम लोग क्या करते हैं सर, यहाँ डी का वैल्यू रख देते हैं। तो डी का क्या आ जाएगा, ए डॉट इस तरफ क्या आ जाएगा, सी माइनस के बी वेक्टर आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो इस तरफ क्या हो जाएगा, ए डॉट सी माइनस के टाइम्स
ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। सही है नहीं ये? हाँ, तो इस तरफ से क्या आ जाएगा, अपने को चाहिए क्या के का वैल्यू, तो इसको उस तरफ लेते चले जाएं तो क्या आ जाएगा ए डॉट सी इज इक्वल टू के टाइम्स ए डॉट बी आ जाएगा। तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, के का वैल्यू ए डॉट सी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी हो जाएगा, ये आ जाएगा अपना। हाँ, तो क्या आ जाएगा अपना जो डी, देयरफॉर डी का आंसर आएगा, हाँ जो डी का आंसर यही है ना, रुक जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो डी का आंसर आएगा हाँ बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल। क्या करेंगे, जो डी का वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा अपना सी माइनस, हाँ के के स्थान पर ये रख देंगे ए डॉट सी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी, और इस तरफ से क्या आ जाएगा अपना बी वेक्टर। हाँ, ये क्या है, कांस्टेंट है, और ए से ए उड़ा मत दीजिएगा, समझ गए। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिए, जो पिछला क्वेश्चन किए हैं उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रखा है, फाइंड आर सच दैट दो वेक्टर बराबर है और दो वेक्टर बराबर में बी देखिए कॉमन है, यानी कि ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का। एंड आर डॉट ए इक्वल टू 0, हाँ वहाँ पर भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या दे रखा है, वैल्यू दे रखा है, फाइंड आर करने के लिए बोल रखा है। तो फिर से इसको क्या करते हैं, माइनस लेकर आते हैं इस तरफ, तो क्या आ जाएगा आर डायरेक्ट कॉमन, यहाँ कॉमन भी आ जाएगा, बी कैसा कॉमन आएगा, प्री या पोस्ट, इस पर पोस्ट आएगा। हाँ तो हम लोग ले लेते हैं, क्या आ जाएगा वेक्टर आर माइनस वेक्टर सी और क्रॉस क्या कर देते हैं बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए ना, इसको इस तरह कॉमन लाए तो आर माइनस सी, बी तो कॉमन आ गया, हाँ ऐसा कॉमन आ गया पोस्ट में, सही है ना। अच्छा अगर ये आ गया तो इसका मतलब फिर से क्या हो गया, पैरेलल नहीं हो गया, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं कि इतना पैरेलल टू क्या आ जाएगा बी, इसका मतलब क्या हो गया कि आर माइनस सी इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी, इसका मतलब आर इज इक्वल टू क्या आ गया सी प्लस लेमडा बी वेक्टर। देखिए यही तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, देखिए ना स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है, सी पॉइंट से क्या करेगा पास करेगा, सी पॉइंट से क्या करेगा पास करेगा, और बी क्या हो जाएगा अपना वेक्टर हो जाएगा। समझ गए बात को। देखिए सर वो जो क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन करवाए थे एक्चुअली में, वो हम शुरू से जब से पढ़ा रहे हैं तब से करवाते आ रहे हैं एक्चुअली, यानी कि हम बहुत दिन से करवाते आ रहे हैं, समझ गए। और ये क्वेश्चन जाके आपका पूछ रखा है रिसेंटली, बनता है। तो क्या बोल रहा है, सी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर, सी भी जानते हैं अपना, बी भी जानते हैं, समझ गए बात को। तो यहाँ क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाता है सी वेक्टर प्लस, सॉरी सी का स्थान पर लिख लेते हैं, सी का स्थान पर क्या लिख सकते हैं 4i माइनस 3j और प्लस 7k। हाँ और क्या आ जाएगा लेमडा, हाँ बी के स्थान पर क्या लिख लें, बी के स्थान पर क्या लिखें i प्लस j और प्लस क्या आ जाएगा k। तो अपना आर वेक्टर क्या बन जाएगा बाबू, आर वेक्टर क्या बन जाएगा लेमडा प्लस 4 बन जाएगा, लेमडा प्लस 4i नहीं बन जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा लेमडा माइनस 3j और इस तरफ से क्या बन जाएगा लेमडा प्लस 7k वेक्टर आ जाएगा अपना ये आर का वेक्टर। हाँ तो अपना आर निकाल चुके हैं, अगला कंडीशन क्या है कि आर डॉट ए इक्वल टू क्या दे रखा है 0 देख रखा है। देखिए यही अपना लिख लीजिए इसका बगल में, हाँ कि यही क्या है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म, दिख रहे हैं याद है ना। अच्छा अब क्या आ जाएगा वो हो गया। अब देयरफॉर एक कंडीशन और क्या देखा है कि वेक्टर आर डॉट ए इक्वल टू क्या आना चाहिए 0, यानी आर वेक्टर तो यही मान रखे हैं हम, हाँ आर वेक्टर क्या रखें यही मान रखे हैं। अब क्या करते हैं डॉट इसका किसके साथ करवा देते हैं ए के साथ करवा देते हैं। तो अच्छा ए में क्या है कि देखिए जे का कोफिशिएंट नहीं है, जे का कोफिशिएंट नहीं है, तो इसके मतलब क्या हो गया कि लेमडा माइनस 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 0 से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आएगा कि आई का कोफिशिएंट आई से क्या हो जाएगा यहाँ इस तरफ लिख सकते हैं 2 टाइम्स लेमडा प्लस 4 प्लस 0 टाइम्स लेमडा माइनस 3। क्यों, जे का कोफिशिएंट यहाँ लेमडा माइनस 3 और यहाँ जे का कोफिशिएंट क्या है ए में 0, इस तरफ क्या है लेमडा प्लस 7 इंटू 1 कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1 इंटू लेमडा प्लस 7 इज इक्वल टू क्या लगा लेते हैं 0। यहाँ डायरेक्ट लेमडा का वैल्यू लिख सकते हैं तो क्या आ जाएगा 2 लेमडा और 1 लेमडा, यानी कितना हो गया 3 लेमडा, और कोफिशिएंट कितना हो गया 8 और 7 15, यानी कितना हो गया इस तरफ जाकर -15, यानी कि लेमडा का वैल्यू क्या आ गया बाबू -5। तो अपना आर का वैल्यू क्या हो गया, आर का आंसर क्या आ गया अपना, आर का आंसर क्या आ गया लेमडा का स्थान पर -5 तो आ गया -i, अच्छा -i, यहाँ पर क्या लेमडा का वैल्यू -5 तो क्या आ जाएगा -8j, -8
जे वेक्टर, और लेमडा का वैल्यू 5 कितना आ जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा +2k। तो अपना क्या हो गया बाबू, ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आ रहा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, लेट a = 3 i कैप। हाँ वेक्टर लगे रहे, आई पर वेक्टर लगाए रहे या कैप, उससे फर्क अपने को नहीं पड़ता है क्योंकि आई जे के यूनिट वेक्टर होता ही है। इवन तो आपको ये भी दे सकता है, वेक्टर के नाम पर ये दे देगा, जैसे ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, हाँ वेक्टर देखो 1 2 3 है, बी वेक्टर है, अब वेक्टर देखो क्या है -2 4 और 0, ये भी वेक्टर है। क्या हुआ, हाँ ये भी क्या है अपना वेक्टर है। तो क्या लिख लेंगे अपना मन से, आप सोच लीजिएगा अच्छा आई जे के क्या है। अरे हमको भी बताओ ना, हम भी हंस लेंगे थोड़ा। क्या अच्छा सही है ना, नहीं हंसता है तो हमको भी मौका दो हंसने का, समझ गया। चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर सम रियल एक्स, हाँ ए का और बी का सम रियल एक्स, हाँ उसमें बात क्या बोला है कि ए क्रॉस बी कर दिया। हाँ अब ए क्रॉस बी को क्या बोला है, आर बोल रखा है। तो पूछा है कि आर इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है आर, समझ गए। एक इंटरवल के फॉर्म में पूछा है कि आर का वैल्यू क्या हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं। हाँ तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी करने के लिए क्या लगा लेते हैं, आई जे और क्या लग जाएगा के। आई का ए का कोफिशिएंट कितना 3 2 x, और इस तरफ क्या आ जाएगा 1 -1 और 1, समझ गए। तो a क्रॉस b = हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, इस तरफ क्या आ जाएगा 2 + x, समझ गया। तो क्या आ जाएगा x + 2 i, क्लियर। j के लिए क्या हो जाएगा 3 - x माइनस, और माइनस कॉमन लेंगे तो x - 3 लिख सकते हैं और j लगा देते हैं, समझ गया। एक माइनस इसका हो रहा क्या रहा था 3 - x, तो हम कर लिए x - 3, तो बाहर एक -j वाला प्लस के करने के लिए क्या क्या 3 - x, के के लिए क्या आ जाएगा, सॉरी 3 के लिए क्या आ जाएगा -5 के आ जाएगा ना, -5 के। और इसका पूछ रखा है क्या मैग्नीट्यूड का बात किया है। हाँ तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे कि अंडर रूट x + 2 का होल स्क्वायर, दिख रहा है x + 2 का होल स्क्वायर, तो तुमको ये दिखाई दे रहा x² + 4x + 4 दे रहा होगा। फिर x - 3 का होल स्क्वायर, तो तुमको दिखाई दे रहा होगा x² - 6x और +9, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 25। अच्छा जो इसका वैल्यू निकलेगा वही r का भी वैल्यू निकलेगा, ये भी बात आप मानते हैं। चलाक हैं आप लोग। लेकिन क्या जाएगा x और x कितना हो जाएगा 2x², यहाँ कितना आ जाएगा 4x या -2x। चलिए सही आप लोग बता रहे हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 4 9 13 और 25 38, 2 कॉमन भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो क्या आ जाएगा x² -x और +19 दिखाई दे रहा होगा आपको, समझ गए। अच्छा आपको याद होगा कि अगर हम लोग इंटरवल में इसका वैल्यू, क्योंकि ऑप्शन जो दे रखा है क्या दे रखा है बेटा, इंटरवल के फॉर्म में दे रखा है, समझ गए, इंटरवल के फॉर्म में। इसके मतलब क्या हुआ कि इसका क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। हाँ तो परफेक्ट स्क्वायर भी आप लोग निकालना जानते होंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, फार्मूला पढ़ते हैं। परफेक्ट स्क्वायर 2 ही होता है, a + b का होल स्क्वायर या ये a - b का होल स्क्वायर। हम लोग रीडिंग डालते हैं क्या, a² यानी कि x का होल स्क्वायर -2ab, b के नाम पर b भी दे देते हैं। हाँ 1/2 एक्स का कोफिशिएंट का हाफ को बोलते हैं b। फिर क्या करते हैं अपना मन से, हाँ अपना मन से 1 + b का क्या 1/2 का होल स्क्वायर अपना मन से लगाएं, तो अपना मन से दान भी कर दो। दान क्या कर दो -1/2 का होल स्क्वायर। और जो बेचारा बचा हुआ था लास्ट में आखिरी में क्या बना था 19, आप 19 को भी क्या करें इसमें लिख डालें। दिख रहा है यहाँ से हम पूरे। अच्छा अब क्या करते, अच्छा 2 कॉमन बाहर थोड़ी आ गया, रूट के बाहर, रूट के अंदर ही तो है। अरे नहीं समझा, रूट के बाहर थोड़ी है वो, तुम लोग भी नहीं बताता है गलती। हाँ ये तो पूरे के लिए है ना कॉमन, समझ रहे बात को। अच्छा तो क्या आ जाएगा अपना 2, और इस तरफ क्या लिख सकते हैं, इतना दूर का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, x - 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 19, और ये बच गया ना 19 - 1/4 कर सकते हैं। कितना हो जाएगा 4 लेंगे 76 75/4 हो जाएगा, प्लस में प्लस 75/4 आ जाएगा।
अच्छा, ये बात को मानते हो कि दोनों से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि सबके लिए कॉमन था। तो क्या आ जाएगा अपना अंडर रूट में 2x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 74/2। इस बात को मानते हो? 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो कैंसिल हो गया ना। अच्छा, अब यहां तक ही मानते हो कि ये r का वैल्यू है। अच्छा, और जो ऑप्शन है वो क्या बोलता है, कभी भी अगर इंटरवल निकालते हैं, आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा, कभी भी क्या कि अगर इंटरवल निकालते हैं तो इंटरवल निकालने का मतलब क्या होता है कि जिस वेरिएबल का वैल्यू निकाल रहे हैं उसका मिनिमम वैल्यू निकालना और उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना, मिनिमम और मैक्सिमम। अच्छा बताओ, ये जो वैल्यू बनकर आया आर का, इसका मिनिमा क्या हो सकता है? इसका मिनिमा क्या हो सकता है बताओ? अब साले ये वेरिएबल तो x है ही ना अंदर, इसका मिनिमम क्या हो सकता है? इसका मिनिमम किस पे डिपेंड करेगा? इस पे डिपेंड करेगा। इस बात को मानते हो? इसका परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0 से इन्फिनिटिव। ये 0 कब बनेगा? x का वैल्यू 0 पे 0 बनेगा, x का वैल्यू 1/2 पर ये 0 बनेगा। सोचो ना जी कि x के स्थान पर कुछ भी रखें, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखें, परफेक्ट स्क्वायर आकर पॉजिटिव ही बना देगा। यानी कि ये वाला चीज कभी निगेटिव बन ही नहीं सकता है। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है x का? सोचो ना, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? तुम ही बताओ। इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि इसी पर बाकी तो सब कांस्टेंट है, चेंज यही हो सकता है 1/2 पर। इसके अलावा 1/2 के अलावा कुछ भी दो, ये ज्यादा ही जाएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, निगेटिव तो आ नहीं सकता, तो कुछ भी रखेंगे तो ज्यादा ही आएगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या बन सकता है? 1/2। 1/2 पर ये पूरे तरीके से 0 हो सकता है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो गया? 75/2 अंडर रूट में। अच्छा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? इन्फिनिटिव। इसका वैल्यू क्या हो सकता है? मैक्सिमम इन्फिनिटिव, क्योंकि x का स्थान पर हम इन्फिनिटिव रख सकते हैं। ये बात समझ रहे हो? तो क्या याद रखना बेटा कि किसी भी वेरिएबल का अगर इंटरवल निकालते हैं तो उसका मिनिमा निकालते हैं और उसी का क्या निकालते हैं? मैक्सिमा निकालते हैं। तो मिनिमा तो सब यही हो सकता है क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, इसी पे डिपेंड कर रहा। समझ गए? तो मिनिमा कितना आ गया? x का वैल्यू 1/2 लेंगे तो मिनिमा आ जाएगा। अब मैक्सिमा तो पता ही नहीं है, तो मैक्सिमा बहुत ज्यादा चलते जाओ, इन्फिनिटी तक चलते चलो जो मैक्सिमा निकालने के लिए। समझ गए? तो क्या आ जाएगा? एट x = 1/2 therefore x value 2 therefore r is minimum और इसका मैक्सिमम इज इन्फिनिटी। मैक्सिमम इसका इन्फिनिटी होगा, मैक्सिमम इसका क्या होगा? इन्फिनिटी। तो ऐसे भी याद रखिएगा, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रहता है उसका जो रेंज होता है वो क्या होता है? 0 से इन्फिनिटी भी होता है। समझ गए? तो इसके मतलब क्या आएगा? ये वाला पार्ट तो पूरी तरह से 0 हो जाएगा इसका मिनिमम। तो r का वैल्यू ये लिख सकते हैं, r इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ गया? 75/2। ये बात मान गया? 75/2। और मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया? तो उसको इससे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि r का वैल्यू 75/2 से बड़ा है। क्या देखो ना, इसको कैसे पढ़ेंगे? इसके तरफ मुंह ओपन है, तो r इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया? r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। समझ गया? r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या आ जाएगा? 75 को क्या लिख सकते हैं? 3 9 45 5√3 और डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं। 25 या 75 हो गया ना, और रूट तो रूट ही में रहेगा। हाँ, तो अपना आंसर क्या आ गया बाबू? डी। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, इस क्वेश्चन को पहले सर आप खुद बना लीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। समझ गए? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रखा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ एडजेसेंट साइड डिटरमाइंड बाय वेक्टर ए एंड बी इज 20। यानी कि कोई भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, हाँ, जिसका एडजेसेंट साइड ए एंड बी है, उसका एरिया दे रखा है 20। इसके मतलब क्या हुआ कि एरिया इक्वल टू क्या हो गया? 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 20 हो जाएगा। जब ट्रायंगल का बात कर रहा है तो समझ गए? 20 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा इस तरफ से? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। ये फर्स्ट ट्रायंगल से निकालनी, जो फर्स्ट ट्रायंगल का बात कर रहा था कि एरिया दे रखा है जिसका एडजेसेंट साइड ए और बी है, उसका एरिया क्या है? 20 है। हम लोग जानते हैं कि एरिया क्या होता है? 1/2 क्रॉस, जानते हैं ना? हाँ, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या आ गया? मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 40। अब आगे क्या बोल रखा है? देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ एडजेसेंट साइड डिटरमाइंड बाई, हाँ, अब क्या बोल रहा है? एक और ट्रायंगल है, समझ गए, जिसका एडजेसेंट साइड ये है 2a + 3b एंड
ए माइनस बी इसका एडजेसेंट साइड है, समझ, इसका एडजेसेंट, तो उसका एरिया क्या होगा, हो ना हो इसी का यूज करेगा आगे चलकर। हाँ, तो उसका भी निकाल लेते हैं। हाँ, एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, हाँ मॉडुलस क्या आ जाएगा 2a प्लस 3b वेक्टर क्रॉस क्या आ जाएगा a माइनस बी वेक्टर का क्रॉस हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरफ से क्या आ जाएगा 1/2, इसका इससे क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a क्रॉस a आ जाएगा ना, इसका इससे करेंगे तो फिर इसका इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 टाइम्स b क्रॉस a आ जाएगा, इससे कर रहे हैं ना पहले। फिर क्या करेंगे इसका इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 टाइम्स a क्रॉस b आ जाएगा, सही चल रहा ना। फिर इसका इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 टाइम्स b क्रॉस b आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 0 हो गया और क्या आ गया ये 0 हो गया, आ रहा ना समझ में। तो यहां से क्या आ जाएगा 3 टाइम्स b क्रॉस a और ये क्या है तो कर लेते हैं हम लोग इसको, क्या कर लेते हैं -3 टाइम्स a क्रॉस b कर लें। हाँ, किसी को एक टर्म में कर लेना था, या इसी को कर लेते हैं b क्रॉस से तो 5b क्रॉस a आ जाता है, बात वही है। और ये -2a क्रॉस b। क्लियर। तो इसके अंदर मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ओवरऑल तो पॉजिटिव ही आना है। तो क्या आ जाएगा 1/2 -5a क्रॉस b बन जाएगा। तो इससे क्या बन जाएगा आपका, लिख देंगे 1/5। अब 5 को क्या करते हैं मॉडुलस से बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 5/2 a क्रॉस b बन जाएगा, सही है। और a क्रॉस b का वैल्यू क्या है 20 है ना, 40 है। तो क्या आ जाएगा 5/2 इंटू 40, ये 20 मर्त में कट गया तो अपना 100 स्क्वायर यूनिट क्या हो गया आंसर हो गया। तो अपना आंसर ए हो जाएगा। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर ये वाला भी। हाँ, क्या बोल रखा है, लेट ओ इक्वल टू ए दिया है, ओ बी इक्वल टू 10a + 2b दे रखा है, ओ सी इक्वल टू b दे रखा है, वेयर ओ ए सी आर नन कोलिनियर। हाँ, यानी कि अलग अलग पॉइंट होगा, एक ही लाइन पे नहीं होगा। लेट P denotes द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल OABC। हाँ, P को डोनेट कर रहा है क्वाड्रिलेटरल। हाँ, लेट Q बी द पैरेललोग्राम विथ OA-OC क्या है एडजेसेंट साइड। हाँ, तो P इक्वल टू KQ देन K। अब एक बार ट्राई कर सकते हैं, ऐसे देख लीजिए क्या है। क्या बोल रखा है कि OA बना लेते हैं, O मान, अच्छा O ओरिजिन होगा। हाँ, O ओरिजिन है तो क्या बना लेते हैं कि O मान लिए OA, OB देखिए क्या है OA और OC से ही बना हुआ है, समझ गए, OA और OC से। और OA OC के बारे में बोर्ड भी रखा है। OA OC क्या है पैरेललो एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम का, समझ गए। तो क्या हो जाएगा ये OC इसको C मान लेते हैं, बात समझ रहे हैं क्या बोले कि OA और OC और OB दिख भी रहा है क्या 10a + 2 इन दोनों का समेशन से ही बना हुआ होगा, समझ। थोड़ा OA छोटा लेते हैं और OC भी क्या करते हैं छोटा लेते हैं। हाँ, और बोल रखा है क्या OA और OA OC एडजेसेंट साइड भी है, तो एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम का हो गया। 10a प्लस इसके मतलब क्या है कि OA, अच्छा ये तो A वेक्टर है और ये अपना क्या है B वेक्टर है। हाँ, ये अपना क्या है B वेक्टर है। लेट P हाँ क्वाड्रिलेटरल OABC यानी कि B निकालना पड़ेगा। अच्छा एक बात देख रहे हैं कि जो B बना हुआ है OB जो बना हुआ है क्या 10 टाइम्स A है, यानी कि अगर ये A है तो 10 टाइम्स इसका A करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये यहां तक एक्सटेंड कर दें, इसको मान लेते हैं, इसको यहां तक एक्सटेंड कर लिए। हाँ, और ये पूरे क्या बन गया 10A। फिर इसके बाद क्या है 2B, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लें, आगे थोड़ा बढ़ा लें, इसको आगे बढ़ा लें, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इसका। अच्छा अब देखो ये दोनों पैरेललोग्राम ही है ना, क्योंकि इतना दूर पे आगे बढ़ाएंगे पैरेललोग्राम ही रहेगा। तो इन दोनों का समेशन ये यहां जाकर B मिलेगा B। ये बात समझ में आ रहा है, ये क्या बनेगा इसका B जाकर बनेगा। तो यही इसका क्या क्वेश्चन को तो मिटा ही सकते हैं हम, क्या आ जाएगा यहां पर अपना क्या आ जाएगा, यही अपना क्या बन जाएगा B पॉइंट, समझ गए बात को। अच्छा इसके बाद अब देखिए क्या बने, B पॉइंट भी हम लोग ढूंढ लिए, क्लियर है ना पूरी तरह से। इन दोनों का क्या था समेशन था। अच्छा अब क्या बोल रहा है वेयर OABC आर नॉन कोलिनियर लेट P द क्वाड्रिलेटरल OABC एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है OABC, OA और B और C कहाँ मिला है, अच्छा यहाँ, अच्छा ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, 1 2 3 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल बन ही जाएगा OABC। इसको रिप्रेजेंट किया एरिया P से, समझ गए बात को, इसको क्या किया है
P से रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट Q जो है एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम का OA और अच्छा ये बना रहा P। लेट Q जो OA तो पैरेललोग्राम अपना क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पैरेललोग्राम जिसका देखो ना ये पैरेललोग्राम जिसका एडजेसेंट साइड क्या है OA और OC है। समझ में आ रहा बात क्या बोल रहे हैं कि OA और OC का एडजेसेंट साइड Q के लिए है। तो सबसे पहले क्या बोला था P क्या करना है, यानी कि एरिया निकालना है P का P अच्छा P इक्वल टू KQ लिखा हुआ था ना, P इक्वल टू KQ यानी P भी निकालना पड़ेगा और Q भी निकालना पड़ेगा। तो P क्या है बाबू, P क्या है, P एरिया ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OABC। अच्छा क्वाड्रिलेटरल का एक एरिया बताएंगे वेक्टर के टर्म में, दोनों डायगोनल का क्रॉस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो बट अपना डायगोनल तो पता ही नहीं है, एक ही डायगोनल पता है ना क्वाड्रिलेटरल का, दूसरा तो पता ही नहीं, तो उससे बन नहीं सकता। तो हम लोग अच्छा इसको क्या करते हैं कि ये इतना पूरा एरिया, यही तो एरिया निकालना है, ये एरिया पूरे निकालना है। क्या करते हैं उसमें से अगर ये ट्रायंगल को ऐड कर देते हैं और ये ट्रायंगल को ऐड कर देते हैं तो क्या अपना एरिया आ जाएगा। तो लिख सकते हैं इसको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये ज्यादा बड़ा हो रहा, एरिया क्या लिख सकते हैं, एरिया OAB का, और प्लस इसी तरह क्या लिख सकते हैं OBC लिख सकते हैं, प्लस OBC का एरिया। हाँ एरिया क्या लिख सकते हैं, एरिया OBC का। और ट्रायंगल का एरिया तो कल ही निकालना सीखे थे। अच्छा अपने को ये पता है 10A + 2B, अपने को ये भी पता है, सॉरी ये पता है, अगर इसका क्रॉस इसके साथ कर देंगे तो क्या मानते हैं कि एरिया आ जाएगा, बोलो ना कि मान जाएंगे, मानेगा। इसका एरिया निकालना चाह रहे हैं। तो इन दोनों का क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। तो ये वाला A है और 10 एक साथ क्रॉस करवा दें तो क्या लिख सकते हैं इसको, हाफ मैग्नीट्यूड 10A है ना, अच्छा इसे लिखा हुआ, अच्छा A वेक्टर लिखा हुआ, चाहे इसे लिखा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। से वेक्टर का ही क्वेश्चन है, चाहे कर दो OA = A वेक्टर, और ये क्या आ गया A वेक्टर, समझ लेना और लिख लेना। तो क्या आ जाएगा 10A प्लस क्या आ जाएगा 2B का क्रॉस किसके साथ कर दें, क्रॉस किसके साथ कर दें, A वेक्टर के साथ। आपको कल ही बता रखा था कि एरिया निकालने के लिए आप ऐसे क्रॉस करें या ऐसे क्रॉस करें, दोनों बात बराबर पड़ता है क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालते हैं। क्लियर है, ये हो गया। प्लस OBC निकालना चाहते हैं, यानी कि इसका एरिया निकालना चाह रहे हैं, इसका एरिया निकालना चाह रहे हैं इस ट्रायंगल का। तो इसके लिए इसमें क्रॉस कर दें, इसके साथ क्रॉस कर दें। तो इससे क्रॉस कर मतलब 10A + 2B का B से क्रॉस कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं और 1/2 लगा लेंगे। 1/2 10A + 2B का क्रॉस किसके साथ कर देते हैं, B, इसका P का एरिया आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हाफ। अच्छा इसके साथ करेंगे तो 0 आ गया, 0 आ गया, दिख गया 0 आते दिखा, इसके साथ किया तो 0, यानी कि ओवरऑल यहां से क्या बचा 2B क्रॉस A बचा। अच्छा प्लस 1/2 इसका इससे साथ किया क्या आ गया 10A क्रॉस B, ये क्या हो गया 0 हो गया। अच्छा ये क्रॉस इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, -2 टाइम्स A क्रॉस B और प्लस हाफ 10A क्रॉस B लिख सकते हैं। तो अच्छा और माइनस रहे अंदर, क्या मॉडुलस के अंदर माइनस रहे या प्लस रहे, हम प्लस ही मान के चलेंगे। सो खूब सो, गधा कहीं का, कितना सोता है आ रहा समझ में, अब आ रहा समझ में, हाँ तो ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये तो इससे कैंसिल भी हो जाएगा साथ ही साथ। इससे कैंसिल होकर सिंपली क्या बन जाएगा A क्रॉस B ही मान लेंगे इसको। और माइनस चला गया भाड़ में, समझ रहे हैं कहाँ गया माइनस, इसको बाहर निकाल लिए माइनस को। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये भी इसके मर्तबे 5 मर्तबे कट गया, तो ये क्या आ गया 5A क्रॉस B, चाहे 5 को बाहर ले लो, जैसे -1 को मॉडुलस से बाहर लिए, 5 को क्या कर लेंगे A क्रॉस B। तो ओवरऑल क्या आ गया 6A क्रॉस B आ गया, 6A क्रॉस B आ गया, ये किसका वैल्यू आ गया P का। अच्छा अब नाउ Q को बोला है क्या कि Q के बारे में क्या बोल रखा है, Q के बारे में लेट Q एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, बोल रखा है कि पैरेललोग्राम विथ OA OC क्या है इसका एडजेसेंट साइड है।
तो ओ या ओ सी इसका एडजेसेंट साइड, तो इसका पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा? सिंपल ए क्रॉस बी ही हो जाएगा। हाँ, इसका एरिया निकालना चाह रहा, इसका एरिया क्यू बता रहा, तो ओ ए क्रॉस बी कर देते हैं। तो देयरफॉर पी इक्वल टू के क्यू आया था, तो पी के नाम पर 6 ए क्रॉस बी और इसके नाम पर के ए क्रॉस बी, ये से ये कैंसिल, के इज इक्वल टू 6। ये अपना आंसर गया, के का वैल्यू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखिए सर, इसको भी एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा। क्या बोल रखा है? लेट u इक्वल टू वेक्टर दे रखा है, v इक्वल टू एक अलग वेक्टर दे रखा है, w इक्वल टू एक वेक्टर दे रखा है। इफ n कैप इज अ यूनिट वेक्टर सच दैट u n कैप इक्वल टू 0, v n कैप इक्वल टू 0, यानी कि u इस पर परपेंडिकुलर है डॉट के 0 और n इस पर भी परपेंडिकुलर है, यानी कि n इन दोनों का क्रॉस है। तो लिख लेते हैं क्या कि u n कैप इक्वल टू क्या 0 और क्या देखा है v n कैप इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी कि इसका मतलब क्या u परपेंडिकुलर टू n कैप और क्या हो गया v परपेंडिकुलर टू n कैप। दैट मीन्स n कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर u एंड वेक्टर v। समझ गया? u एंड v। इसके मतलब क्या होगा कि n जो क्रॉस आएगा, हाँ n इज, अच्छा u क्रॉस v जो आएगा क्या वो n कैप के बराबर आएगा? नहीं, वो n वेक्टर के बराबर आएगा। n कैप तो हम लोग निकालेंगे, हम लोग जब क्रॉस करते हैं तो वो कोई यूनिट वेक्टर नहीं आता है। आपको कल भी बताएं इस बात को कि अगर क्रॉस करते हैं तो वो एक यूनिट वेक्टर नहीं आता है, वो एक वेक्टर ही आता है। जब उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तब जो यूनिट वेक्टर आता है उसको n कैप बोलते हैं। बात समझ गया? उसको n कैप बोलेंगे, यानी कि u क्रॉस v करेंगे तो वो n वेक्टर आएगा, ना कि n कैप आएगा। ऐसे भी कैप कब आएगा? जब कोई भी क्रॉस करेंगे तो वो वेक्टर आता है, उसको जब मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तब जाकर वो यूनिट वेक्टर बनेगा, जिसको n कैप बोलते हैं, जो साइन के साथ लगता है। समझ गया? तो दो चीज का क्रॉस कभी भी यूनिट वेक्टर नहीं आएगा, कभी भी यूनिट वेक्टर नहीं आएगा, उसको यूनिट वेक्टर बनाया जाता है तब n कैप के बराबर आता है। आई होप क्लियर होगा कंसेप्ट। तो इन दोनों का जब क्रॉस करेंगे तो वो n वेक्टर आएगा। समझ गए बात को? तो क्या करते हैं, n वेक्टर इज इक्वल टू u क्रॉस v कर लें या v क्रॉस u करो, कुछ भी करो, हाँ u क्रॉस v। हाँ, और u का वैल्यू क्या आ जाएगा? हम लोग क्या ऐसे कर लेते हैं i j। अच्छा, अब तुम लोग कंफ्यूजन में फंस गया होगे, पहले v लिखेंगे पहले u लिखें, कुछ भी लिख लो, ओवरऑल तो मैग्नीट्यूड ही फिर निकालना पड़ेगा ना, तो उसमें डरो नहीं। हाँ, डरो नहीं कि पहले u लगाए कि, क्योंकि u क्रॉस v और v क्रॉस u दोनों अलग अलग चीज़ है। तुम लोग सोच रहे हो आप कैसे सोच लें कि u क्रॉस v करें, इसमें आपका कनेक्शन है। ओवरऑल हम बाद में क्या निकालेंगे? इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना, इसलिए इस पर डिपेंड नहीं करेगा साइन पे। समझ गए? देखिए ना, मैग्नीट्यूड निकालना है ना, समझ गए? तो क्या आ जाएगा आई डब्ल्यू, यू का क्या हो जाएगा फिर? तो u का क्या हो जाएगा 1 1 0, लिख लें 1 1 0, फिर क्या आ जाएगा 1 -1 0, 1 -1 0, यानी कि सिंपल आंसर यहाँ से के से कर लेते हैं। अगर इस चर्चा तो के ही आएगा, हाँ तो प्लस का आंसर कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा ये कवर और ये कवर, तो क्या आ जाएगा इसका -1 -2 आ जाएगा ना, -2 के वेक्टर, ये n वेक्टर बराबर आ गया। तो n कैप बराबर क्या आएगा? इसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड? देखो मन की आंखों से देखेगा तो 0 स्क्वायर नजर पड़ रहा तुमको, और भी मन से स्क्वायर देखेगा तो 0 स्क्वायर पड़ रहा, और भी मन से देखेगा तो यहाँ पर 4 नजर पड़ेगा, नजर पड़ रहा है 4। मन की आंखों से देखेगा तो ये 2 नजर पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और भी n कैप को देखेगा मन की आंखों से तो k नजर पड़ेगा। देखो तुम लोग अगर v क्रॉस u करते ना, यहाँ पे निगेटिव नहीं आता, पॉजिटिव आता, यही हो सकता है अंतर। सोचा ना u क्रॉस v और v क्रॉस u में क्या अंतर है? एक माइनस का अंतर है, वही माइनस आ जाता, बट हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो यानी कि क्या कुछ नहीं, ये n कैप ये आ गया, समझ गया? n कैप ये आया, तो इसके मतलब क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या पूछ रखा है आंसर? w डॉट n वेक्टर, यानी कि n कैप पूछ रखा है, तो w का क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी, i + 2j + 3k डॉट विथ -k वेक्टर। तो i के साथ आंसर 0, j के साथ आंसर 0, क्यों? यहाँ पर 0 मन की आंखों से देखेगा 0 नजर पड़ जाएगा, यानी कि ओवरऑल -3 आंसर आ जाएगा। तो हम क्या जानेंगे?
3। ऐसे भी V क्रॉस U भी करता तो 3 ही आंसर आता है, यहाँ पॉजिटिव आता, तो यहाँ पर भी क्या लिखा था पॉजिटिव। तो यही बोले मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पॉजिटिव निगेटिव पे चिंता ना करो, जो मन करे तुम खेलो, जैसे खेलना है। हाँ, चौका मारना छक्का मारो, जो करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए शरीर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कुछ अलग कंसेप्ट भी हम लोग सीखने वाले हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है। तो आपका इसमें एक होमवर्क है। इसमें आपका होमवर्क ये है कि आपको देखिए क्या दे रखा है, ट्रायंगल पी क्यू आर है, समझ गए। ए को बोला है क्यू आर, बी को बोला है आर पी, हाँ, सी को बोला है पी क्यू। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दे रखा है, आप मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकाल लो। आपका होमवर्क है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकालो। इसके बाद आप ऑप्शन ए चेक करो, ऑप्शन बी चेक कर सकते हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड पे खेल रहा है। हाँ, अब देखिए ई जार लिखने का मतलब एक से ज्यादा आंसर भी सही है, समझ में। मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकालिए, हाँ, और इसको चेक कीजिए कि इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा। ये आपका होमवर्क है, समझ गए बच्चों लोग। समझ गया, ये मेरा होमवर्क है। हाँ, तो करते हैं हम, तो अपना होमवर्क कर लेते हैं, आप बना लीजिएगा। ऐसे तो हम सब बनाएंगे, ऐसे थोड़ी कोई छोड़ देंगे, लेकिन आप थोड़ा सा सतर्क हो लीजिएगा कि हाँ, कि ऐसे ऐसे अपने को क्या करना है, बनाना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है। क्या ट्रायंगल दिया हुआ, लेट पी क्यू आर, सबसे पहले ट्रायंगल ही बनाएंगे। पी क्यू आर ट्रायंगल बना लिए बच्चा, क्या पी क्यू आर सही है। इसके बाद बढ़ते हैं ट्रायंगल लेट ए इक्वल टू क्यू आर, ए इक्वल टू क्यू आर, अच्छा इधर ए इक्वल टू क्यू आर, इसको बोला है ए, हाँ, और बी इक्वल टू आर पी सर, हाँ, यानी कि आर पी का मतलब हो गया आर पी बाबा, है ना। तो आ गया, और बी वेक्टर, ये आ गया बी वेक्टर। इसके बाद बोल रहा है सी इक्वल टू पी क्यू, यानी कि ये अपना क्या बन गया, सी वेक्टर बन गया। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू दे रखा है आपको 12, हाँ, लिख लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी डॉट सी दे रखा है आपको 24, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर, हाँ, तो इसके बाद आपको पता है कि आपको बनाना है और सी का मैग्नीट्यूड निकालना है। हाँ, तो स्टार्ट करें कि आप बनाइएगा? स्टार्ट करते हैं। आप लोग ऑनलाइन वाला बच्चा जरूर बना लीजिएगा, समझ रहे बात को हमारा, जरूर से जरूर बनाइएगा और बताइएगा कमेंट में जरूर कि सर हम बना लिए थे। बहुत मजेदार क्वेश्चन है यार, इस तरह का क्वेश्चन बनाने के बाद ना गजब का कॉन्फिडेंस आएगा, समझ गए बात को। तो क्या आएगा कि हम लोग क्या बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बात इसमें ट्रायंगल में ध्यान देखिए कि एरो आपका एक दूसरे को फॉलो करते गया है, इधर इधर इधर, यानी कि कोई भी पॉइंट को उठाइए, जहां से चला वहीं पहुंच जाइएगा। मान के चलिए ये पॉइंट को उठाते हैं, ऐसे चले फिर वहीं पहुंच गए। आप यहां से अगर चलते हैं, ऐसे चले फिर वहीं पहुंच गए, यानी कि तीनों का सम 0 हो जाएगा डिटरमिनेंट ट्रायंगल लॉ से। यानी देयरफॉर ये लिख सकते हैं, गिवन दिया नहीं है बट हम लोग गिवन निकाल लिए क्या, कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गया कि जहां कोई पॉइंट पकड़े एरो को फॉलो करते चला गया है, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर तीनों का सम क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए ये गिवन अगर आपको सरकार दे रखता तो आपका बनाना आसान हो गया रहता क्वेश्चन, कि चलो बी मैग्नीट्यूड ए पता है, बी पता है, सी तो निकाल ही लेंगे, उन्हें करके निकाल उन्हें करके निकाल लेगा ना। चलो सही है। क्या आ जाएगा, तो उन्हें करते हैं हम लोग। हाँ, क्या करें इसमें। अब क्या दे रखा है, बी डॉट सी इक्वल टू क्या दे रखा है, 24। अच्छा, बी डॉट सी का भाई अगर करते हैं, इसका 12 है, इसका 4 है, हाँ, तो कैसे करेगा, नहीं हो पाएगा ना। 12 प्लस 4 कितना जाएगा, 4√3 कितना आएगा, सी निकल पाएगा यहां से, ऐसे कैसे निकलेगा, कुछ कॉमन वगैरह लग रहा ही नहीं, हाँ, इससे नहीं निकलेगा। तो क्या करते हैं, बी डॉट सी भी दिया रहता है, बी डॉट सी का यूज भी करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, ए को लात मार के उन्ने कर दें, उन्ने कर देते हैं। हाँ, तो क्या आ जाएगा कि बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए। हाँ, फिर तो अपना बी डॉट सी यूज करना है, इसलिए बी डॉट सी में तो पता है कि अपना स्क्वायर बनाना पड़ेगा। हाँ, तो स्क्वायर बना लिए, स्क्वायरिंग क्या कर लिए, बोथ साइड, समझ गए बच्चों। क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 बी डॉट सी बच्चा, इस तरह बी ए स्क्वायर आ जाएगा। बोलो बी का वैल्यू कितना है, 4√3 का होल स्क्वायर। हाँ, 4√3 का होल स्क्वायर, यानी 16 के 48 हो जाएगा बी स्क्वायर का वैल्यू। सी स्क्वायर पता नहीं,
हाँ, और बी डॉट सी तो पता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू 24 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। तो 48, अच्छा ए स्क्वायर का भी वैल्यू तो पता है ना 12, तो 144 हो जाएगा। तो 48, ये भी 48, 96, इसको उस तरह भेजेंगे तब पर भी 48 ही आएगा। यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 48। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू कितना मिल गया 4√3। तो यानी कि b इक्वल टू भी क्या है 4√3 और मैग्नीट्यूड ऑफ सी भी क्या है 4√3। हाँ मैग्नीट्यूड, हाँ वेक्टर इक्वल टू 4√3 नहीं है, मैग्नीट्यूड बोल रखे हैं। तो बोलेगा वेक्टर सी इक्वल टू 4√3 लिखा हुआ है, कहेगा बाप रे बाप ये क्या हो गया, वेक्टर इक्वल टू 4√3 मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं ना मुंह से। हाँ, अब तो ऑप्शन ए और सी चेक कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, फ्रॉम ऑप्शन ए से, फ्रॉम ऑप्शन ए से क्या आ जाएगा, यहां पर देखिए 48 रखेंगे, सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 48 डिवाइडेड बाई 2 24 माइनस 12 12 इक्वल टू 12 सेटिस्फाई कर रहा। हाँ, तो अपना क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन इज ए इज सेटिस्फाइड। हाँ, तो अपना ए आंसर हो जाएगा। यही बात आपको निकालने के लिए बोल रहे थे। यहां 48 बटा 2 24 और 12 24 इज इक्वल टू 30 गलत है, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। यानी कि बी इज नॉट सेटिस्फाइड। ये आपका होमवर्क था जो सर हम बना दिए। अब देखिए, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आपको इसी से चलना होगा। अब देखिए ऑप्शन सी में मैग्नीट्यूड का तो जरूरत ही नहीं है, क्या है ए क्रॉस बी और क्या है सी क्रॉस ए, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें हम लोग बहुत कंसेप्ट अच्छा से सीखिएगा। हाँ, आपको कुछ नोट करके बात सिखा रहे हैं, नोट करके पहले बात सीख लीजिए, बहुत ध्यानपूर्वक से समझिएगा, समझ गए। और हेडिंग दीजिएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हम लोग अभी तक सीखे नहीं थे, इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, सीख भी लेंगे और तुरंत इसका एप्लीकेशन को यूज भी करेंगे। जैसे मानते हैं क्या कि ये अपना ए वेक्टर है, मान लेते हैं ए, और ये क्या मान लेते हैं अपना बी, और ये मान लेते हैं ए। तो क्या हो गया, एंगल बिटवीन ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर इज थीटा। ये अपना बेटा थीटा हो गया वैल्यू। तो आंख मूंदकर कभी भी थीटा नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये तो चलिए थीटा है, हाँ इसका थ्योरी बताते हैं। मानते हैं एक ट्रायंगल बनाते हैं फिलहाल, हाँ एक ट्रायंगल बनाते हैं, और ये मानते हैं कि ए वेक्टर है, ये मानते हैं क्या बी वेक्टर है, और ये क्या मानते हैं कि सी वेक्टर है। समझ गए बात को। तो अब बताइए क्या इस तरह बोल देंगे कि ए और बी के बीच एंगल थीटा है, ए और बी के बीच में एंगल थीटा है। यही तो गलती आप लोग कर दी है। नहीं है, नहीं है। और तुम लोग सोच रहे हो क्यों नहीं होगा, देखो क्यों नहीं होगा। अब देखो लिखना, हाँ जो बात बता रहे हैं वो लिखना, और हिंदी में ही लिखना। हिंदी में लिखने से क्या होता है कि लगता है कि साला जरूर कोई इंपॉर्टेंट ही बात। इंग्लिश में तो पूरे इंग्लिश में लिखा हुआ, केमिस्ट्री में इंग्लिश पढ़ते हो, फिजिक्स भी इंग्लिश पढ़ता ही है, समझ गया। और मैथ भी तो क्या इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं, हाँ क्वेश्चन तो इंग्लिश में लिखा रहा था ना, लेकिन पूरे हिंदी के बीच में इंग्लिश के बीच में अगर कहीं हिंदी लिखा होता है, इससे क्या पता चलता है कि जरूर कोई यूनिक बात होगा। हाँ, तो लिखना यूनिक बात। हाँ, और यही इंपॉर्टेंट बात जो बताने जा रहे हैं, फिर इसका कंसेप्ट बताएंगे कि थीटा कैसे नहीं है, और उसका एप्लीकेशन को क्या करेंगे, यूज करेंगे। लिखिएगा कि अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना हो, हाँ चाहे ऐसे भी लिख लेना कि अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल पता करना हो तो दोनों वेक्टर को कोई इनिशियल वेक्टर होना पड़ेगा। क्या बोले कि अगर दो वेक्टर के बीच एंगल पता करना है तो दोनों वेक्टर को कोई इनिशियल वेक्टर होना पड़ेगा। समझ गया। तो लिख लिए होंगे आप, हाँ उम्मीद करते हैं लिख लिए होंगे। तो कोई इनिशियल वेक्टर, अब देखो कोई इनिशियल वेक्टर आपको बता चुके हैं कि एक पॉइंट से दो वेक्टर निकलता है, एक पॉइंट से दो वेक्टर निकलता है, दोनों का एरो बाहर की तरफ रहता है, पता है ये बात। तो देखिए ये देखिए कोई इनिशियल वेक्टर था, OA और OB कोई इनिशियल वेक्टर था कि OA OB एक ही पॉइंट से निकला है, चलिए बात सही है, और बाहर की ओर निकला है, समझ गए। तो कोई इनिशियल के बीच क्या बनेगा, एंगल बनेगा। दो वेक्टर के बीच जो एंगल बनता है उसको कोई इनिशियल वेक्टर रहेगा तभी एंगल बनाएगा, अदरवाइज एंगल नहीं बनाएगा। चलिए ठीक है। तो आप बोले थे कि हम वेक्टर ए और वेक्टर के बीच में एंगल पूछे, यहां पर तो कोई इनिशियल था इसलिए थीटा सही है। अब बताना बाबू कि चलो ये मान चलते हैं कि PQR है, ये पॉइंट क्या है, PQR है।
तो अगर पी क्यू आर है तो बताओ कि क्यू पॉइंट दोनों के लिए कोई इनिशियल वेक्टर है? बी वेक्टर ए वेक्टर कोई इनिशियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? कि ये वेक्टर अंदर की ओर जा रहा है, ये बाहर तो ठीक है, ये तो बाहर ठीक है, बट ये क्या जा रहा, इधर की ओर जा रहा था। जबकि अगर इस ओर रहता, अगर इस ओर इसका साइन रहता तब थीटा सही था, तब थीटा सही था। तो इसको, लेकिन ये है किस तरफ, एरो किस तरफ है इसका, इस तरफ, तो एंगल यहां पे ये बात गलत है। समझ गए? तो बताइए कि ए और बी के बीच में रियल में एंगल कौन सा है? समझ गए? तो पहले ये बात पूरे गांठ बांध लिए कि कोई इनिशियल वेक्टर होने के लिए दोनों एरो जो रहना चाहिए, जहां पे एंगल निकाल रहे हैं, दोनों एरो क्या होना चाहिए, बाहर की ओर होना चाहिए। यहां पर देखो दोनों एरो बाहर की तरह है, बाहर। तो अब देखिए इसको बनाते हैं, थीटा कैसे निकालते हैं इसके बीच में। हम अच्छा, ये वेक्टर तो ए लिख रखे थे, अगर इसको हम आगे भी बढ़ा देंगे तो इसको क्या दूसरा वेक्टर बोलेंगे कि ए ही वेक्टर बोलेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। हाँ, तो इसी लेंथ का वेक्टर आगे बढ़ा दिए ए वेक्टर, और इसी के डायरेक्शन में तो निगेटिव लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो अब बेटा बताना, तो मन की आंखों से बताना। हाँ, मन की आंखों से। किससे? मन की आंखों से। देखना। हाँ, अब इसके बीच जो बी, अच्छा अब ये जो यहां पे इसके बीच में एंगल बन रहा है, क्या वो इन दोनों के बीच में एंगल है रियल का? है। कैसे? कि जो क्यू पॉइंट पर है, इससे इधर इस ओर जो एरो जा रहा है ये भी बाहर की ओर है, और क्यू से जो ए वेक्टर गया इसका भी एरो क्या है, बाहर की तरफ है, और दोनों क्यू पॉइंट से ही निकला है। तो इसलिए रियल में ए और बी के बीच में जो एंगल है वो थीटा ये वाला है। समझ गया? जो कि ये सही है। आई होप क्लियर होगा। क्लियर है? हाँ, चलिए याद रहेगा ना कि कोई इनिशियल होना चाहिए, दोनों का एरो बाहर की होना चाहिए। चलिए और सीखते हैं हम लोग, और सीखते हैं। क्या सीखेंगे? और सीखते हैं क्या कि P और Q के बीच में एंगल थीटा है, चाहे थीटा बोलने है तो अल्फा बोलते हैं, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ए की एरो तो बाहर जा रहा लेकिन ये अंदर की ओर आ रहा। समझ रहे बात को? एरो, तो इसको सही बनाने के लिए क्या करें, इस तरफ तो ये गलत हो गया। हाँ, तो इसको एरो क्या करते हैं कि बी को ही क्या करते हैं, सी को क्या करते हैं, बढ़ा दिए बाहर, सी को बाहर बढ़ा दिए, सी वेक्टर। समझ गया? सी वेक्टर क्या हो गया, बाहर की ओर हो गया। इससे क्या हो गया कि अब देखो, अब जो पी पॉइंट के लिए था, कोई है क्या? हाँ, तो अब क्या बोल रहे हैं कि अब जो पी पॉइंट के लिए था एरो बाहर की ओर निकल गया, तब पी पॉइंट के ये भी बाहर और ये भी बाहर, तो इसके बीच में एंगल अल्फा बन जाएगा अपना, जो भी बनेगा, अल्फा बीटा गामा जो भी बने। अच्छा, इसी तरह यहां पर भी सब सीख रहे थे, यहां भी सीख लेते हैं। क्या आर पॉइंट के लिए भी ये तो पता चल गया किधर काट देंगे। हाँ, इसको क्या करेंगे, इसको इस तरफ बढ़ा लेंगे तो बाहर निकल जाएगा। नहीं, गलत हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाएंगे तब नहीं, देखो इसको आगे बढ़ा देंगे माइनस सी नजर पड़ने लगेगा तो नहीं बन पाएगा ना। तो इसको इस तरफ बढ़ा लेते हैं। नहीं, तब पर भी गलती, किधर बढ़ेगा? तो इधर ही बढ़ेगा, ऊपर ही बढ़ेगा। अच्छा, तो ठीक है, ऊपर ही बढ़ा लेते हैं। अब मान गया, तो इस तरफ माइनस सी बनेगा, जो भी बने उससे मतलब नहीं है। हाँ, मैग्नीट्यूड ही ना निगेटिव होगा। हाँ, लेकिन जो थीटा बनेगा इस बीच में बनेगा, इस बीच में कहाँ बनेगा? तो कहाँ बनेगा? नहीं, इस बीच में नहीं, यहाँ से पॉइंट एक इस तरफ। अच्छा, इसके बी और सी के बीच में क्या बनेगा? तो बी और सी के बीच में कैसे बनेगा कि एक एरो तो बाहर, एक एरो तो इसकी तरफ चला गया, एक एरो किस तरफ जाना चाहिए, यहाँ से इस ओर जाना चाहिए था। तो इस ओर जाने के लिए हमको किस तरफ लेना पड़ेगा? अगर इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, ये भी, हाँ अब सही है। हाँ, अब सही है, अब सही। हाँ, इस तरफ नहीं होगा, इसको भी बढ़ा देते, बी बढ़ते चला जाएगा। हाँ, तो इसके बीच में ये यहाँ से रो, अब देखो दोनों तरफ बाहर निकल गया, तो ये अपना हो जाएगा। सीख गए सर ये? चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, आप लोग अच्छा नोट कर लीजिएगा। हाँ, अच्छा तरीका से नोट कर लीजिएगा, और ढंग से आप नोट क्या करना बेटा, कुछ मत करना। हाँ, जो लिखाए थे वो लिख लीजिएगा, और क्या कीजिएगा, खुद से अपना मन से एक ट्रायंगल बनाइएगा। समझ गए? और जैसे जैसे बेटा सिखाए हैं उस तरह अपने से मार्क करना है। अगर देख के लिख देगा बाबू तो कोई फायदा नहीं होने वाला, छापने से क्या फायदा। समझ गए बात को? अपना एक ट्रायंगल बना लीजिएगा। इसी तरह कभी मान के आराम से बैठे हुए हैं, ट्रायंगल बनाकर गेम का स्टार्ट कर दीजिएगा। मैथ को एक तरह गेम लीजिए। हाँ, कि ऐसे ऐसे कुछ याद करने के लिए तो है नहीं। मैथ के अंदर क्या याद करेगा? फॉर्मूला तो 2-3 क्वेश्चन बना लेगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा। समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं, इस बात को। हाँ, इस बात को एक्चुअली सब मिटा देते हैं आपको। अच्छा, इधर भी मिटा दिए जा। हाँ, फिर से बनाना स्टार्ट करते हैं। एक ट्रायंगल आपका बना हुआ था यहाँ पे बाबू, जो P
क्यू आर था, आपका वेक्टर ए ये था ना, ए था, ये बी था, और ये क्या था आपका सी था, जिसका 4√3 आया था, ए इज इक्वल टू 12 था, और ये भी क्या आ गया था 4√3 के बराबर आ गया था। चलिए लगे हाथ ये भी बता देते हैं, ये बात मानते हैं कि दोनों का साइड लेंथ सेम है, तो दोनों आइसो है, आइसो। अच्छा, इन दोनों बीच में अगर आइसो है तो 100% इसका दो एंगल कोई बराबर होगा, अपोजिट वाला। तो मानते हो कि ये और ये दोनों बराबर होगा, मानते हो? कोई दिक्कत नहीं ना, इसके बीच में ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो इसके बीच में तो एक ही एंगल बना ना, तो 100% ये दोनों बराबर होगा। हाँ चलिए सही है। तो हाँ, ऑप्शन सी के लिए चेक करते हैं, ऑप्शन सी क्या बेटा, ए क्रॉस बी और सी क्रॉस ए को, हाँ इसका निकालना है, यानी कि बशर्ते क्या करना है, ए क्रॉस बी और सी क्रॉस ए का वैल्यू निकालना है। तो अपना तो जानते हैं गिवन ये दे रखा है सरकार, गिवन सरकार ने दिया था, हम लोग उसे छीने, क्या सरकारी माल छीन लिए। हाँ, अब अपना क्रिएट क्या करना है बाबू, ए क्रॉस बी। हाँ ये बात तो कल बता चुके हैं। अब ए क्रॉस बी कैसे क्रिएट करेंगे, सी को लात मार के भगा देते हैं, सी को लात मार के भगा देंगे, और पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे बी को, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे बी को। हाँ, ए क्रॉस बी, इसी तरह सी क्रॉस ए का वैल्यू निकाल कर इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो करते हैं क्या, ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे बी से, तभी तो ए क्रॉस बी बनेगा। तो क्या करते हैं, ए प्लस बी और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए बी से, इसको मान लिए सी क्रॉस बी, सही है। तो यहाँ क्या बन गया, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस बी, मन की आंखों से ये क्या बन गया, बी क्रॉस सी, मन की आंखों से बी क्रॉस सी बनेगा ना, ये 0 बन गया। हाँ, और ये क्या बन गया, अच्छा हम लोग एक गलती कर दिए, गलती ये कर दिए कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी, कि ए क्रॉस सी, थोड़ा पॉज करना तो। हाँ देखिए सही है हम लोग, हाँ कोई दिक्कत, हम लोग क्या निकालने बेटा, कि ए क्रॉस बी बराबर क्या निकालनी है, बी क्रॉस सी। अच्छा, अब किसका वैल्यू निकालेंगे, सी क्रॉस ए का। तो अब बताने यहीं से, हाँ, कि ए क्रॉस बी, सॉरी ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या था, माइनस सी। अच्छा, सी क्रॉस ए निकालने के लिए अगर ए इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सी क्रॉस ए माइनस में रहेगा, मन की आंखों से देखा तो ए क्रॉस सी नजर पड़ेगा, जबकि अपने क्या निकालना है, सी क्रॉस ए। तो ए को प्री मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ तो क्या कर दिए, प्री मल्टीप्लाई। हाँ ये सब समझ में आने लगा ना अब आप लोग को, इक्वल टू ए माइनस ए क्रॉस सी, तो ये 0 हो गया यहाँ से, यानी सिंपल ए क्रॉस बी बराबर क्या आ गया बेटा, सी क्रॉस ए, यानी देखिए तीनों बराबर हो गया आपस में, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए। हाँ, तो ये इक्वेशन देखिए हमारे काम के लिए। हाँ, तो यानी कि अगर देखो इसको ऑप्शन सी को लिखते हैं, इसको तो ए क्रॉस बी रहने देते हैं, सी क्रॉस ए को भी ए क्रॉस बी लिख लें, लिख लें सही में। चलिए सही है। तो हाँ, आप लोग धीरे धीरे नोट करते रहिएगा, समझ गए। अच्छा ऊपर कर देते हैं, तब लिखते हैं सी को जो ऑप्शन था, देयरफॉर जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी जो है, हाँ वो क्या है, ए क्रॉस बी और प्लस ही ए क्रॉस बी। आप मानते हो दोनों ए क्रॉस बी ही है, तो यहाँ 2 टाइम्स आ गया ए क्रॉस बी, 2 को बाहर लिखकर ए क्रॉस बी लिख लें, लिख लें। अब इसको जानते हो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, रोहित क्या कर रहा, बिल्कुल हल्ला नहीं करना है, भागो यहां से। क्या जाएगा यहाँ 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और सिंपल साइन, थीटा नहीं, अपने को एंगल पता ही नहीं है। ए क्रॉस बी, ए और बी के बीच में एंगल पता है तुमको, नहीं ना पता है, हम लोग थीटा कैसे लिख सकते हैं, तुमको थीटा कहीं बोल रखा है, नहीं लिखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स रहने देते हैं। हाँ, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अपने को पता है कि ए और बी के बीच में जैसे एंगल पता लगेगा हम लोग लिख लेंगे। अब फाइट करते हैं ए और बी के लिए। हाँ, अपने को पता है कि ए ये है बेटा और बी ये है, ए है ये और बी ये है, तो तुम कभी नहीं बोलेगा कि ये वाला थीटा है, ये इसके बीच का एंगल है, नहीं ना बोलेगा, पक्का। हाँ, बोलेगा कि ये वाला थीटा एंगल है इसका, सही बात। हाँ चलो देखो कैसे पकड़ लिया क्वेश्चन है, थ्योरी पढ़ाए इतना अच्छा कैसे पकड़ लिया तड़क, यही होना चाहिए। हाँ, इसीलिए तो उसको जानबूझकर ये टॉपिक नहीं पढ़ाए थे हम, पहले ये बात को नहीं बताए थे, क्रॉस प्रोडक्ट में आकर पढ़ाए कि जहां बताएंगे पता था कि ये क्वेश्चन करवाने वाले हैं, समझ गए सर। तो अब इसके लिए ये वाला एंगल को फाइट कर, अच्छा ये बात मानते हो कि इसको अगर इस तरह बढ़ाएंगे तो यहां से यहां लीनियर पेयर से 180 डिग्री बनाता है। हाँ, तो जब ये एंगल पता चल जाएगा अपने को तो उसमें 180 में घटा लेंगे। अच्छा,
अपने को बी डॉट सी पता है, यही कोई काम का चीज है। अपने को बी डॉट सी पता है, तो हम इसके बीच का एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। ये पता है कि ये सेम है, तो यहां पर एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, बी डॉट सी भी अपने को पता है 24 है, तो बी डॉट सी का यूज भी करते हैं। समझ गया क्या करते हैं, बी डॉट सी का हम लोग क्या करते हैं, यूज भी करते हैं। और देखिए कैसा स्टैंडर्ड यूज करते हैं, आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। आपको मैं मिटा देता हूं किस तरफ, इस तरफ ही मिटाता हूं। हाँ, ये तो बता चुके हैं आइसोइड दोनों सेम होगा, तो ये दोनों सेम होगा तो इसका एंगल मान चलो तीनों का 180 डिग्री होता है, और मान चलो इसका अगर 60 निकल गया, इसका अगर 60 निकल गया, तीन दोनों 120 में 60 बराबर कर लेगा। अगर मान चलो ये 70 निकल गया, जितना भी ये एंगल निकल गया फिर दोनों निकल जाएगा, क्योंकि जितना रहेगा 2 से डिवाइड करके दोनों को हाफ हाफ दे देंगे। समझ गए, यानी कि इसके बीच का एंगल पता करना है हमको, किसके बीच का, ये वाला पता करना चाहते हैं, ये वाला हम क्या करना चाहते हैं, पता करना चाह रहे हैं। समझ गया। और ये बीच में देखो बी और सी से बना हुआ है, अलग बात है कि बी और सी का एंगल नहीं है, बट बी सी तो बना हुआ है और बी सी का डॉट पता है, यानी कि इसका यूज करना चाहते हैं। तो बी और डॉट सी का यूज कैसे होगा, हाँ, बी और सी का यूज कैसे होगा कि बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे तो बी डॉट सी आ जाएगा। देखो ऐसे ऐसे यूज करेंगे, समझ रहा कितना क्लियर कट बोल रहे हैं तुमको, ऐसे ऐसे यूज करना सीखेंगे। हाँ, यानी देयरफॉर लिख लेते हैं, क्या हम लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या पता अपने को, 0। तो बी और सी की यूज करने के लिए क्या करना है, बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस है, तभी तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तभी तो बी डॉट सी आएगा। समझ रहे बात को, ये बात को तो क्या यहां से लिख लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ली। हाँ, तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी डॉट सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर, और बी स्क्वायर अपने को सी पता है, सब कुछ पता है। हाँ, अपने को क्या है, सब कुछ पता है। आज बी डॉट सी का स्थान पर 24 नहीं लिखेंगे, क्योंकि एंगल निकालने के लिए जा रहे हैं। जब यहां भर ही देंगे तो फिर फायदा क्या, भरने का कोई फायदा नहीं ना होगा। तो क्या करते हैं, बी का स्थान पर तो जरूर भरेंगे, बी स्क्वायर 48 हो जाएगा, ये भी 48 हो जाएगा, और इसको लिख लेते हैं इसको कॉस, इसके बीच का एंगल मान लेते हैं कुछ, इसके बीच का एंगल मान लेते हैं फाई, थीटा मान लो, बोल लेते हैं, चलो थीटा है। बट है नहीं, माना गया, बस चलो फाई मानते हैं, बस ऐसे ऐसे ही मान लिए, कुछ भी मान, हाँ ऐसे ही मान लिए बस। हाँ, है नहीं बट मान लेते हैं, फिर रियल में निकाल लेंगे। अभी देख लेते हैं कि ये वाला एंगल कितना बना रहा है। समझ गया, यहाँ फाई लिख लें फिलहाल, और इस तरफ 144, तो क्या आ गया, इसको इधर ले गए तो 48 आ जाएगा। और 2 टाइम्स कर देते हैं, 2 4√3, और सी भी तो 4√3 है ना जी। हाँ, क्या कर देते हैं, cos फाई इज इक्वल टू 48 ही हो जाएगा, 48 से सब्ट्रैक्ट हुआ ना, तो इस तरफ कितना आ गया बताना तो मुझे। कुछ हम लोग गलती कर रहे हैं एक्चुअली, थोड़ा पॉज करना होगा। देखिए सर, यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके देखते हैं तो क्या आता है। अच्छा, इन दोनों के बीच में एंगल जो माने हम लोग को लगता है गलती है ना, अभी तो कुछ पता ही नहीं है ना, तो ये करना, ये प्रोसेस जो है फिलहाल गलत है। इसको क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना, 16 3 48, 48 दूना, ये मानना ही गलत है। हम लोग इसको इस प्रोसेस से नहीं चल पाएंगे, इसको हटाते हैं। अच्छा, ये जो गिवन दे रखा है बी डॉट सी, हाँ, इक्वल टू क्या दे रखा है, 24। हम लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और इसको लिख देते हैं cos फाई 24। अब कर लेते हैं 4√3 इंटू 4√3, दोनों तो 4√3 है ना। हाँ, और cos फाई इक्वल टू क्या आ गया, 24। तो ये कितना हो गया, 16 16 3 48, इस तरफ जाकर क्या हो गया, हाफ हो गया, ये हो गया। अच्छा नहीं सॉरी, इसको भी फाई, अच्छा नहीं, गलती कर रहे हैं हम लोग, अभी भी गलती कर रहे हैं हम लोग, इतना बड़ा गलती कर रहे हैं, पता नहीं गलती क्यों कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। अब बच्चा लोग क्या समझेगा जानता है, अच्छा सर फंसा रहे हैं, क्वेश्चन लगता है ना बहुत ज़्यादा टफ है। अरे माइनर मिस्टेक हो जाता है, इतना गर्मी में पढ़ा रहे हैं, समझ गया, माइनर मिस्टेक कर हम लोग गलती ये कर दे रहे हैं बार बार कि इसके बी और सी के बीच में एंगल फाई है ही नहीं। हाँ, बार बार हम फाई पुट कर दे रहे हैं, एक्चुअली में जो एंगल होगा 180 डिग्री माइनस फाई होगा। अब बात माने, अब यहां कर देते हैं 180 डिग्री माइनस फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 24।
समझ रहा, क्योंकि जो यहां पे लिखते हैं एंगल, जो लिखते हैं क्या लिखते हैं, एंगल बी और सी के बीच में लिखते हैं, और बी और सी के बीच में ये मानना भी गलत है, ये मानना भी गलत है। बी और सी के बीच में 180 डिग्री -φ बनेगा। ये बात समझ रहा, ये लिखना बुड़बक बने, इसीलिए बार बार फंस रहे हैं। नहीं तो उस प्रोसेस से भी करते तब पर भी बन जाता, तब पर भी उस प्रोसेस जो किए थे ना हम लोग, कट्टम कुट्टी कर लिए थे, उस प्रोसेस से बन जाता, बाकी बार बार वही गलती कर रहे थे। हाँ, तो ये माइनर मिस्टेक हो जाता है कभी कदार। हाँ, आप लोग भी करते ही हैं, हम भी, मेरे से भी होता है। हाँ, लेकिन पता चल जाता है कि गलती बना रहे हैं, क्योंकि कुछ आ ही नहीं रहा है। हाँ, समझ रहा, 180 डिग्री -φ बनेगा इसके पीछे एंगल। तो अब क्या हो जाएगा, ये इस तरफ जाकर ये 48 बन गया, इधर 48 डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 180 डिग्री -sin⁵ सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, और तो आ जाएगा -cos⁵, ये बन जाएगा, क्वाड्रेंट चेंज होता है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस तरफ जाकर तो 1/2 आ गया, तो cos⁵ इक्वल टू क्या आ गया, -1/2, ये आ गया cos⁵ इक्वल टू -1/2। तो φ इक्वल टू क्या होगा, आपको बताए होंगे टिरोगो के दरमियान कि कभी भी अगर निगेटिव वैल्यू निकालते हैं तो इसका पॉजिटिव वैल्यू पता कीजिए कि पॉजिटिव पर कितना डिग्री बना रहेगा। फाई का वैल्यू क्या होगा, 60 डिग्री। हाँ, तो इसका निगेटिव होने का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 180 से 60 घटा दीजिए, कितना है 120, तो फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 120 डिग्री। समझ गए, फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 120 डिग्री। यानी कि ये वाला कितना बनाना है बेटा, फाई इसको माने ना, तब नहीं 180 डिग्री -φ बना। तो ये कितना बन गया 120 डिग्री। तो ये वाला कितना बन गया 30 डिग्री और 30 डिग्री, क्योंकि बच गया 60 तो दोनों बराबर बराबर में करेगा। तो क्या ए और बी के बीच में 30 डिग्री लिखे यहां पे, नहीं, फिर गलती कर लेंगे हम लोग। इसको जहां 30 डिग्री यहां लिखा तो फिर गलती कर लेंगे। क्या, ये एंगल इस तरफ का बनेगा और इस तरफ क्या बनेगा 150, 180 डिग्री -30। समझ गए बात को। तो यहां फ्रॉम वन से, अब यही तो ढूंढ रहे थे, ए और बीच के बीच एंगल तो ढूंढ रहे थे, यही ना ढूंढ रहे थे, ए और बी के बीच में का एंगल ढूंढ रहे थे। वो ए और बी के बीच का एंगल कितना है 150 डिग्री। कैसे कैसे बनाए बेटा, कि बी डॉट सी था गिवन, हम लोग बी डॉट सी सोचते भी कैसे, जो पहले सोचे थे ए प्लस बी, क्या सोचे थे, जो ए इस तरफ ले गए थे होल स्क्वायर करके क्रिकेट गए थे, एक और से भी पूछ सकते थे, वहां पर भी यही गलती कर रहे थे, फाई लगा दे रहे थे, इस वजह से फंस गए थे। फिर जब बनाए स्टार्ट किया फिर फाई लिख दिए, फिर फंस गए। तो माइंड में स्ट्राइक किया कि साला जरूर कोई बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, तो सोचे कि हाँ यहाँ गलती कर रहे थे, जिसके बीच में फाई का वैल्यू निकल गया, यानी फाई इसी को माने थे 120 डिग्री 30, तो 30 ये वाला नहीं लिखेंगे हम लोग, 150 वाला लिखेंगे। सब बात समझ रहे हो ना, किसके बीच का एंगल। तो फ्रॉम वन से हम लोग क्या लिख लेंगे, फ्रॉम वन यही है, लिख लेना कि फ्रॉम वन से, इसी को तो बना रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स वेक्टर ए वेक्टर बी, और क्या आ जाएगा साइन 150 डिग्री। 150 पर क्या हो जाएगा साइन 90 + 60, साइन 90 + 60 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, और साइन cos 60 का वैल्यू √3/2, तो 60 वैल्यू 1/2। हाँ, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ए इंटू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना 12, ये क्या हो जाएगा 4√3, और यहां पर क्या आ जाएगा 1/2, ये 2 से 2 कट गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 48√3, यानी कि ऑप्शन सी भी क्या है सही है। समझ गया, यही तो बना रहे थे ना। अब ऑप्शन डी चेक करते हैं। ऑप्शन डी क्या है, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए लगा लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी लगा लेते हैं, साइन, फिर यहाँ पर कुछ भरेंगे नहीं, सॉरी कॉस। बहुत गलती हो रहा, तुम लोगों को मजा आ रहा होगा ना, सर फंसे सर, मौका आ गया, थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए गलती होने का ना, खैर कोई बात नहीं। क्या आ गया कॉस, इसके बीच का ए और बी के बीच में एंगल कौन होगा, ए बी है कहाँ, अच्छा ए बी है 150 क्या लिख रहे हैं साइन 150, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना बेटा 12, ये क्या आ गया 4√3, और cos 150, cos 90 + 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, और तो आ जाएगा साइन 60 -1/2 आ जाएगा, -1/2, तो ये 6 मर्त में आ गया, 6 मर्त में, तो 6 तिया के 24, 6 चौके 24, गलती कर रहे हैं अभी भी गलती आ गया, √3/2 आ रहेगा ना, साइन बदल जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा ये 12 इंटू 4√3, cos 60 आ जाएगा कितना, cos 150 कितना आ जाएगा -√3/2। हाँ, जैसे दिखा देते हैं ना, क्या आ जाएगा cos 90 + 60 लिख सकते हैं, 90 + 60 क्या हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, हाँ, और cos चेंज हो जाएगा साइन 60 में, क्या आ जाएगा -√3/2, तो ये 6 मर्त में कट गया, तो 6 तिया के 24,
और ये 3 3 कितना हो गया 72 माइनस 72 आ गया, यानी कि ऑप्शन डी भी क्या है सही है। हाँ तो सर आज का क्लास हम लोग यहीं पे करते हैं। आप लोग अच्छा तरीका से इसको एक बार खुद बना लीजिएगा। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट था वो जो ट्रायंगल का बात बताएं। हाँ तो सर और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं। हाँ लेकिन थोड़ा आज यहीं पर रहने देते हैं हम लोग सर। हाँ बहुत ज़्यादा थक गए हैं, समझ गए। तो कोई खैर बात नहीं सर, आपका लेक्चर अभी भी लंबा जाएगा। आपको होमवर्क एक और क्या है कि एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल ये सब समाप्त हो गया। हाँ आपका मैंने कि आप बोले आईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो समाप्त ही हो गया का मतलब अभी भी बाकी है, जो कि 3D का पार्ट कुछ पढ़ाएंगे वो कल का क्लास में ले लेंगे। एसक्यू बिटवीन 2 लाइंस का डिस्टेंस निकालना सिखाएंगे जो 3D में एक्चुअली में। हाँ तो उसको भी बता देंगे। हाँ तो वही पढ़ ही लीजिएगा, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी बन गया या आर.एस. अग्रवाल बन गया तो नहीं आप सर का लेक्चर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम तो आईएससी पढ़ने वाले हैं। तो कुछ बता देते आपको 3D का भी टॉपिक वेक्टर में ही पढ़ाने वाले हैं, समझ गए, क्योंकि इसी का कंसेप्ट सारा बनते चला जाएगा, समझ गए। तो सर आप अच्छा से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। हाँ आपका नंबर ऑफ लेक्चर तो ज़्यादा जाएगा ही वेक्टर के अंदर सर। हाँ आप लोग पूरे कंप्लीट कर लीजिए एनसीईआरटी पूरा, आपका वेक्टर के अंदर जो आर.एस. अग्रवाल उसको भी पूरा कंप्लीट कर लीजिए, समझ गए। और आपका वेक्टर के अंदर जो भी सीबीएसई दीजिएगा, बिहार बोर्ड रहेगा, सबके अंदर नंबर दान आएगा। 10-15 नंबर का तो आ ही जाएगा वेक्टर। हाँ 10 नंबर का वेक्टर 3D मिलाकर 17-18 नंबर आ ही जाता है, समझ गए। तो वो तो आपका दान कर देंगे। हाँ तो यानी कि डिटरमिनेंट मैट्रिसेस 17-18 नंबर का हो गया, इधर 17-18 यानी 35 से 36 नंबर का आपका दान कर चुके हैं, समझ गए। आपको 3D पढ़ाने के बाद 35-36 नंबर का क्या हो जाएगा दान हो जाएगा, जो आसान हमको तो लग रहा है बिल्कुल तुम लोग को आसान, कुछ डमी नहीं है चैप्टर में। आप डिटरमिनेंट पढ़ रहे होंगे, मैट्रिसेस लगा होगा, कुछ एनसीईआरटी कितना बच्चा बना भी नहीं होगा, साला बनाए क्या, इसमें कुछ है ही नहीं मेरा लेक्चर पढ़ने के बाद। उसी तरह वेक्टर में भी लग रहा होगा, पढ़ाओ जाकर क्रॉस प्रोडक्ट, अभी क्रॉस प्रोडक्ट और भी क्वेश्चन लेने वाले हैं, तो नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा जाएगा सर। हाँ इसलिए बखाइए कि नहीं, आराम से पैसेंस रख के पढ़िए सर। हाँ पैसेंस लगा के पढ़िए ही। हाँ दूसरा कोई चारा नहीं है, और हम पढ़ाएंगे यहाँ, कोई कटौती नहीं। आप अपना हिसाब से कटौती कर करके पढ़ लीजिए मेरे से कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हाँ इस पर एक कहानी याद आ रहा है, कहानी बताएं तुम लोग को। ऐसे लगता है क्लास में कभी कहानी बताएं, इसे याद आ गया कहानी, इसे बता ही देते हैं क्या, मौका है। एक जंगल में हाँ एक कुतिया थी, कुतिया, और एक थी हथनी। मैंने कहीं से सुने थे स्टोरी, हमको बहुत अच्छा लगा। एक हथनी थी, दोनों में बड़ा दोस्ती था, समझ गया, और दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हो गई, समझ गया। और तो क्या होता है कि जो माने कुतिया होती है, जो कुतिया होती है वो 3-3 महीने और बच्चा देती है, समझ गया। तो एक बार 3 महीना होता है, कुतिया 6 बच्चा। तो जाकर अपना हथनी से पूछती है तेरा बच्चा हुआ? बोलता है नहीं हुआ। क्या बोला? नहीं हुआ। फिर 3 महीना वो कुतिया, फिर बच्चा हो गया 6 गो। फिर जाकर उससे पूछे तेरा बच्चा हुआ? नहीं हुआ। तो हथनी का लगता है 2.5-3 साल में होता है ना बच्चा। अब सोचो 2.5-3 साल में कितना बार कुतिया का बच्चा हो गया होगा, समझ गया। तो कुतिया क्या बोलती है ना, तेरा लगता बच्चा होने वाला नहीं है समझ गया। उसको बड़ा कमेंट करता था। हाँ तो हथेनी क्या बोलती है, एक दिन हथेनी बोलती है, गुस्सा कर बोलती है, और बोलती क्या है कि क्या बोलती है कि बोलती है कि थोड़ा पानी पी लाओ जी, समझ गया। नेट रुक जाना तब बताते हैं। बोलती है क्या कि, समझ गया, बोलती है बोलती है क्या कि जब मेरा बच्चा होगा तो पूरे आसमान गरजेगा। जब मेरा बच्चा रोड पे चलेगा तो पूरे जितना जनता रोड पे होगा वो सब एक बार मेरा बच्चा को देखेगा कि किसका बच्चा जा रहा है, हथीनी का बच्चा जा रहा है। अब जब तेरा बच्चा को रोड पे देखेगा तो तुम लोग भी क्या करता है, कुत्ता का बच्चा मिलता है तो क्या करता है, मारता है। लेकिन वही हथीनी के बच्चा को देखता है तो क्या करता है, तो तेरा भी बहुत सारा सर्किल होगा, तुमको क्या बोलेगा, तेरा वेक्टर खत्म हुआ ना, तेरा वेक्टर खत्म हुआ। मेरा सर तो इनवर्स खत्म कर दिए, डिटरमिनेंट खत्म कर दिए, मैंने ये सब खत्म कर दिए, 4-4, 5-5 चैप्टर खत्म कर दिए। तेरा वेक्टर खत्म हुआ, इतना खत्म हो चुका है दूसरा टीचर का, तेरा फिर पूछने आता है तेरा वेक्टर खत्म हुआ नहीं।
अब सोचो कि जिस दिन तेरा वेक्टर खत्म होगा उस दिन क्या होगा? अबे क्या होगा? सब खत्म। ऐसा कोई भी बुक छूटेगा जो नहीं बनेगा? ऐसा तो होगा नहीं। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि बुक ना बने। समझ गए ना? तो तुमसे पूछेगा, हाँ तुमसे पूछेगा तेरा वेक्टर खत्म हुआ, तो बोलना ना, क्योंकि आईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से समाप्त कर चुके तुम एनसीईआरटी आरएस बना तो देखो, सिर्फ 3D का भी टॉपिक स्क्यूब लाइन्स के अंदर ले रहे हैं। तो सर वो बच्चा से हम रिक्वेस्ट करते हैं जिनको अभी तक लेक्चर अच्छा से समझ में आ रहा, मन से समझ में आ रहा, पूरे लेक्चर को पढ़ो, कम से कम जहां तक हम टॉपिक है वहां तक तो पढ़ लो, क्योंकि अभी भी लंबा जाने वाला है वेक्टर। समझ गए? तो आपको जब हम बोल देंगे कि वेक्टर समाप्त हो गया है, हाँ उसके बाद जब जेईई मेंस एडवांस का फिर अलग से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, अब वहां तक तो जरूर पड़े जब हम बोल दें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि एनडीए में भी आता है, एयरफोर्स में भी आता है वेक्टर ट्रिपल। आईएससी सिलेबस में सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट था। जो एनसीईआरटी आरएस वाला आपका रेफरेंस बुक है उसे बना लीजिए और मेरा अच्छे से कॉपी पढ़िए। समझ गए ना? वही हथेनी वाला कहानी आपका होगा लाइफ के साथ भी, कि जिस दिन मेरा वेक्टर खत्म होगा ना उस दिन सब दब जाएगा। जिस दिन तुम किसी को बोलेगा वेक्टर इतना पढ़े, कोई मेरा कॉपी देखेगा तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, करेगा या इसे करेगा। समझ गए? तो आप मन लगा के पढ़िए सर, आपको बहुत मन लगा के पढ़ाते हैं, दिन रात आपके लिए बराबर कर रहे हैं। समझ गए? तो आप मन लगा के पढ़िए। इतना गर्मी में पढ़ा रहे हैं सर, देख रहे हैं कितना गर्मी में पढ़ा रहे हैं। समझ गए? ठीक है बच्चा, तब तक आपके लिए बाय बाय, टाटा।